राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ केंद्र सरकार देश की आर्थिक मजबूती और तेज विकास दर को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष महंगाई और आम लोगों की परेशानियों को लेकर सरकार को घेर रहा है। इसी मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है। एनडीए नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि जब दुनिया के कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं चुनौतियों का सामना कर रही हैं, तब भी भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में मजबूत विकास दर दर्ज की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मार्च 2026 को समाप्त हुए तिमाही आंकड़ों में भी भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है। उनके मुताबिक ये उपलब्धि आसान नहीं है और भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हालांकि आर्थिक विकास के इन दावों के बीच महंगाई का मुद्दा भी राजनीतिक बहस के केंद्र में बना हुआ है। विपक्ष का कहना यह है कि विकास दर के आंकड़ों के बावजूद आम आदमी को बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का असर हर वर्ग पर पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश का हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ी है और इसका असर आम जनता की जेब पर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि उनकी पार्टी लगातार महंगाई के मुद्दे को उठा रही है और आगे भी जनता से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाती रहेगी। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच हरियाणा सरकार ने वैश्विक संकट को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सितंबर तक विदेश यात्राओं पर रोक और ईंधन खपत में कटौती, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बता दें कि इसी मुद्दे पर हम आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा के कुछ सवाल। वैश्विक संकट के दौर में सियासत क्यों? बेहद अहम सवाल। सवाल नंबर 2, क्या सियासत से निकलेगा समाधान? क्योंकि लगातार वैश्विक संकट बना है, भारत लगातार काम कर रहा है, भारत सरकार काम कर रही है। तीसरा अहम सवाल, क्या संकट में विपक्ष अवसर खोज रहा है? दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। ये सफलता इतनी आसान नहीं है दोस्तों। हम फ्रेजाइल 5 के कटघरे से बाहर निकलकर आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ये चीजें वैश्विक स्थिति पर निर्भर होती हैं। आज जो वैश्विक स्तर पर स्थिति पूरे विश्व में है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। मैं अर्थशास्त्री का विद्यार्थी हूं और उस वैश्विक आर्थिक संकट के समय में भी भारत ने 7.7% जीडीपी ग्रोथ पोस्ट किया है। ये अभूतपूर्व है। आज भारत विश्व के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहा है। किसान को तो एमएसपी नहीं मिलती, जो स्वामीनाथन का वायदा उसके हिसाब से मिल रही। लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई। गरीब आदमी आप देख रही हो किससे महंगाई, गैस का क्या भाव था आज क्या है, पेट्रोल का क्या भाव था आज क्या है, डीजल का क्या भाव था आज क्या है, और महंगाई कैसे बढ़ी। मोदी सरकार की नाकामियों के कारण और इनके घुटने टेकने के कारण चाहे पूरा देश किसी भी कोने में आप चले जाइए, महंगाई की मार पड़ रही है। पूरा देश कांग्रेस की ओर देखता है कि उनकी आवाज़ उठाएं और हम इसमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हमें कितना अग्रेसिवली ये काम करना पड़े, लोगों की आवाज़ कांग्रेस पार्टी बनेगी। महंगाई उपलब्धि है ना इनकी, जो फॉरेन पॉलिसी सारी ख़राब कर दी है वो उपलब्धि है ना इनकी। अपने देश के लिए कहीं से भी आप तेल नहीं खरीद सकते, ये उपलब्धि है ना इनकी। उपलब्धियों की बहुत बड़ी फहरिस्त है। तो ईंधन और ऊर्जा बचत को लेकर सरकार का फैसला है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। पॉलिसी खराब करने की बात आप सुन रहे थे, अभी कुमारी शैलजा कर रही थी कि पॉलिसी खराब कर दी गई है। सितंबर तक विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है, केवल चिकित्सा उपचार के मामलों में ही छूट मिलेगी। यानी कि हरियाणा में ये बड़ा फैसला लिया है मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए। मुख्य सचिव ने यह बात कही है, ईंधन खपत में भी
कटौती की गई है। सभी बैठकें वीसी के माध्यम से करने की कोशिश है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सभा, रैली, वाहन, जुलूस, रोड शो जितने भी होंगे उन सब पर रोक रहेगी। सरकार की गाइडलाइंस हैं जो मौजूदा वित्तीय संकट को देखते हुए जारी की गई है। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा, ये बात हरियाणा सरकार ने कही है। वीवीआईपीज में जो वाहनों की संख्या होती है उसे 50% तक कम कर दिया गया है। ईंधन बचाने वाली बस सेवाओं पर जोर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार जोर दे रही है। सभी विभागों के बजट खर्च में 20% की कटौती की गई है। तो करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। राजकुमार कटारिया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सुरेश रोड जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। रजत पंजेटा जी हैं, प्रवक्ता इनेलो के हैं। और केसी मलकानिया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडियन न्यूज़ पर आकर समय देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं, सबसे पहले जो एनालिसिस करें हम, मलकानिया साहब मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। जो सैनी सरकार ने हरियाणा में केंद्र स्तर पर जो नीतियां बनी हुई हैं और अभी ताज़ा गाइडलाइन जो निकल कर आई है वैश्विक संकट के दौर में, जो कटौतियां की गई रैलियों पर, विदेश यात्राओं पर, सभी को लेकर कैसे देख रहे हैं सर? सभी प्रवक्ताओं को और हरियाणा की जनता को मेरी ओर से नमस्कार। जहां तक वैश्विक संकट का सवाल है, उसके साथ से है भारत पर भी प्रभाव पड़ा है, दूसरे देशों पर पड़ा है, परंतु भारत ने उससे बड़ी अच्छी तरह से निपटा है और बहुत अच्छे उपाय कर रहे हैं और किए जा रहे हैं, आगे भी किए जा रहे हैं। जैसे अब बाहर से गैस तेल आता था, बहुत तेलों की कीमत बढ़ गई, दूसरी तेल की गैस की सप्लाई नहीं हो रही है, तो उसके कारण जो होटल हैं, ढाबे हैं, उनमें दाम बढ़ गए हैं, खाने की चीजें महंगी हो गई हैं। तो इस प्रकार की आम जनता पर इसका असर पड़ा है और ये असर साफ हो रहा है। ये सही है कि हमारी जो आर्थिक ग्रोथ है वो बड़ी है, ये इसमें संदेह नहीं, परंतु आम जनता जो है, वो जो होटल पे जाता है, ढाबे पे जाता है, चाहे समोसा रोटी खाता है, वो देखता है भी रेट बढ़े हैं। इसी प्रकार के दूध के और दूसरी चीजों के रेट बढ़े। तो इसके निपटने के लिए सरकार को जरूरी है कि निश्चित कुछ न कुछ उपाय किए जाएं। जैसे अब विदेशी यात्राओं पर रोक लगा दी, इससे भी सितंबर तक रोक रहेगी। कोई बहुत ही मेडिकल के तौर पर जाना चाहे तब भी जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता। सैर सपाटे के तौर पर जो जाते हैं उनको रोक लगानी पड़ेगी। जो हम जगह जगह मीटिंग करते हैं, गाड़ियों का काफिले से काफिले चलते हैं, काफिलों में 50% को की कट करने की बात की है और ऑनलाइन जो है वो मीटिंग करने की बात की है। तो इस प्रकार सरकार जो है वो ये चाहती है कि हमारी ईंधन की कम से कम लागत लगे, कम और अधिक से अधिक बचत हो। इसी प्रकार की जो दूसरी चीजें उन पर भी रोक लगाई गई है। तो सरकार जो है सौर ऊर्जा की ओर ध्यान दे रही है। सौर ऊर्जा से जो चलने वाले वाहन है उनको चला रहे हैं, जैसे छतों पे दूसरी सौर ऊर्जा के यंत्र लगाए जाते हैं, उससे बिजली पैदा की जाती है। इस प्रकार सरकार उपाय तो बहुत कर रही है, पर इसमें जन सहयोग बहुत जरूरी है। ठीक है, राजनीति का मतलब हो, जिस नीति से राज मिले उसे राजनीति कहते हैं और विपक्ष का काम है राजनीति करना, परंतु जिस समय देश पे संकट हो तो सभी को मिलकर चलना चाहिए। देश की जनता समझती है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या आपको कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। अगर आप वैश्विक संकट पर भी राजनीति करेंगे तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा, उसकी हानि होगी। और जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसका समर्थन करना चाहिए। जो पॉजिटिव स्टेप है उनका समर्थन, अगर कुछ नेगेटिव लगता है, कुछ गलत लगता है तो आपका अधिकार है कि आप उसका विरोध करें, परंतु सही नीतियों का जो है उसका सम्मान करें और उसको लागू करने में आप सरकार का, सत्ता पक्ष का सहयोग करें। और मैं समझता हूं कि सरकार इस प्रकार के कदम उठाएगी। जैसे सरकार दूसरे कई फजूली खर्च होते हैं उनमें भी कटौती करेगी और सरकार जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत देने की कोशिश करेगी। सुरेश रोड साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हरियाणा में सैनी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को बतौर विपक्ष? क्योंकि कुमारी शैलजा को भी हमने सुना, कांग्रेस तो लगातार हमलावर है, सियासत में अवसर खोजने की भी बात आपको लेकर कही भी जा रही है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? क्या वैश्विक तौर पर एक साथ नहीं आना चाहिए सभी को? सौरभ जी, हम तो सरकार से 2 कदम आगे बढ़कर देश हित में इस ऊर्जा संकट के बारे में राहुल गांधी जी के द्वारा समय रहते अवगत करा चुके हैं, अपने विपक्ष का कर्तव्य निभा चुके हैं जी। राहुल गांधी जी ने जब कहा था लोकसभा में कि कोई
भी देश आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से और आज के समय में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, यह बहुत जरूरी है जी। क्योंकि भाजपा सरकार की विदेश नीति बिल्कुल धराशायी हो चुकी थी। तभी नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने यह बात कही। उनको आभास हो चुका था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जी ट्रंप के आगे घुटने टेकने जा रही है। अगर कोई नायब सिंह सैनी जी की तो व्यवस्था हो सकती है, मैं उनको इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी की फेलियर पहले है, बाद में नायब सिंह सैनी जी की है। और इस तरीके से फजूल खर्ची कम कर देंगे। कौन कम कर देगा? एक दिन साइकिल पे आए, अगले दिन हेलीकॉप्टर में चले गए। क्या उदाहरण पेश किया नायब सिंह सैनी जी ने। ये सब बातें जो हैं जनता का ध्यान मुख्य मांगों से हटाने के लिए, और इनसे कोई ना तो आत्मनिर्भरता आएगी ऊर्जा संकट में। कितनी कटौती कर लोगे आप? भाजपा के लोग ही नहीं करेंगे और सरकार के लोग ही नहीं करेंगे। आप इतने महंगे महंगे हेलीकॉप्टर और जहाज खरीद रहे हो, तो आप आम आदमी को यह कह रहे हो कि भाई आप फजूल खर्ची ना करें। आम आदमी तो बेचारा जब कोरोना काल में बिना बस बिना रेल पैदल गया, पांव में छाले पड़ गए, तब भी आपने साधन मुहैया नहीं कराया था। जी जी। रोड साहब पुलवामा कांड हुआ जब आपके सरकार ने, आपके रक्षा मंत्री ने उनको हेलीकॉप्टर की सुविधा देनी, हम अपने वीर सैनिकों को मना कर दिया, तो इतने सैनिकों ने जान गंवाई। यानी आम आदमी के लिए और भारत के सैनिक के लिए तो यह सुविधा आपने कभी दी ही नहीं। आप ही जहाज में, हेलीकॉप्टर में उड़ते हो और आप ही उसमें कटौती कर लेते हो और जनता को आप गुमराह करते हो। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, महत्वपूर्ण है, जो जी सुझाव के तौर पर राजनीति से ऊपर उठकर, जैसे चर्चा हुई आपके चैनल पर जी, अगर आप ऊर्जा संकट में देश के हित में कोई स्टेप उठाना चाहते हो, अभी भी देर नहीं हुई, तो आप ट्रंप को लाल आंखें दिखाओ। रसिया से तेल आता था तो डीजल और पेट्रोल की समस्या वहां से हल होगी, ईरान से हल होगी। यह स्थायी समाधान है। आप 4 दिन ना जाओ, कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, आप उसको कहोगे आप फजूल खर्ची कर रहे हो। तो इन बातों में कुछ नहीं निकलता। बात है, अगर आप अपना राष्ट्र धर्म आप निभाना चाहते हो, तो आप अमेरिका ने जो डील की है कृषि क्षेत्र में, उसका विरोध करो ना। यहां पर खाद का कट्टा जो है, आपने पहले कहने शुरू कर दिया कि 50% खाद का यूज करें, प्रयोग करें किसान, क्योंकि आपके पास 50% से ज्यादा पिछले साल के तुलना में खाद है ही नहीं। आप तो ये पहले कहोगे, परसेप्शन बनाते हो आप। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा। तो मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि जब तक राष्ट्रीय स्तर पर जी आप विदेशी ताकतों के आगे, विदेशी बड़े अपने आकाओं के आगे मजबूती से सीना तान कर खड़े नहीं होंगे और इतने बड़े देश की, इतनी बड़ी मार्केट की आप उनको अपनी शक्ति नहीं दिखाओगे, तो ऐसे झुकते ही चले जाओगे। देश का इसमें हित होने वाला नहीं है। आप में अभी भी अगर कोई मर्यादा बची है, तो आप ऊर्जा क्षेत्र में इस भारत माता के देश का नुकसान ना करें। भारतवासियों के ऊपर इस चीज का अनावश्यक बोझ और मानसिक दबाव ना डालें। आप आत्मनिर्भरता की ओर कदम उठाएं, और जैसे पहले की सरकारों ने काम किया है। मैं कोड करना चाहता हूं, ट्रंप जी की एक स्टेटमेंट आई है कि कांग्रेस सरकार के समय में अमेरिका को भारत ने बहुत लूटा है या बहुत फायदा उठाया है। अब मोदी तो मेरे दबाव में है, मोदी तो मेरा मित्र है, मैं जो चाहूंगा वो करवाऊंगा, ये ट्रंप कह रहा है। ठीक है। और आप कह रहे फजूल खर्ची बंद कर दो। अरे आप क्यों, आजादी के बाद ये पहली बार हुआ कि कोई सरकार बाहर की विदेशी ताकतों से पूछ के काम कर रही है। शर्म की बात। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा। कैसे भला कर दोगे आप? या तो आप उनकी मान लो या अपने देश की सोच लो। अब रुक भी जाओ सुरेश जी, ठीक है, रोड साहब मैं आता हूँ। ठीक है रोड साहब, ठीक है, आपकी बात पहुंच गई और पैनलिस्ट तक मैं उनके पास भी पहुंचूंगा। कटारिया साहब भी कुछ बोलेंगे, लेकिन एक रिएक्शन में क्विक पंजेटा साहब से लेना चाहूंगा पहले, फिर मैं कटारिया साहब के पास आऊंगा। पंजेटा साहब, मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाइए। क्या आप जो आप कटौती की बात कर रहे हैं,
तो पहले तो कटौती सबसे पहले किसको करनी चाहिए? हम्म, आप कई बारी मैंने सुना है कि ये सांकेतिक होता है। भी जो जनता के पैसे का तेल फूक रहे हो गाड़ियों में, वो जी। तो सांकेतिक दिखाएंगे। हम्म, और जनता के टैक्स का पैसा जो आप जनता को कह रहे हो, आपको ये 16 लाख करोड़ अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ करने से पहले सोचना था। जी। अभी हाल ही में एक 15.5 लाख करोड़ का एक वो राकेश एक्सपोर्ट्स है, राकेश मेहता का, जिनकी फोटोग्राफी एक वायरल हो रही है, एक स्कैम हुआ है, उसके बारे में सोचना चाहिए था। आपकी लगभग हर वस्तु महंगी है आज की डेट के अंदर। स्विस बैंक में अगर 2014 में देखे तो 14,000 करोड़ की फिगर आती है, और अभी पिछले साल 37,500 करोड़ वहां बढ़ गया। लगभग 54 वस्तुएं ऐसी हैं, एक भास्कर में पूरी लिस्ट आई हुई है, उसमें पनीर, दूध और चीजें सारी, घी, सब कुछ है उसके अंदर, जो जो डेली की इस्तेमाल होती है। कोई अगर आपसे छोटी मोटी चीज अगर आप भी इस्तेमाल करते होंगे, क्या पता ब्रेड इस्तेमाल करते जी। होंगे, आप कोरोना काल से आज की डेट का रेट लगा लीजिए, कितने की ब्रेड आती थी? वो 25 की ब्रेड 55-60 की हो गई है। कभी नमक की थैली 2, 3, 4, 5 रुपए के आसपास की थी, आज 30 रुपए की हो गई है। इतनी कितनी वस्तुएं हैं, पूरी की पूरी एक लंबी लिस्ट है। पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक गुड्स, सब कुछ A to Z, सारी की सारी, सीमेंट, सरिया, स्टील, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और आप उसके बाद कहते हैं, आप पहले तो ये देखिए, आप कह रहे हो कि फर्टिलाइजर्स की कम इस्तेमाल कीजिए, तो आपने फर्टिलाइजर्स को बाहर क्यों, नेपाल को क्यों एक्सपोर्ट किया? सबसे पहले एक बात बताइए कि आपने 80 लाख टन नेपाल को आप फर्टिलाइजर क्यों दिया? आप बांग्लादेश को फ्यूल क्यों दे रहे हो? जी। 1,40,000 टन आप नेपाल को फ्यूल दे रहे हो। अगर आप अपने देशवासियों को कह रहे हो इस पे कटौती करो, उस पे कटौती करो, आपने 200 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज कैसे बढ़ा दिया? आप ग्रोथ की बात तो करते हो, आप ये तो करते हो, आप कर्ज की बात क्यों नहीं करते कि हमने कर्ज कितना चढ़ा दिया? एक फिगर, वो अच्छी वाली फिगर क्यों दिखाते हो? सिक्के के दोनों पहलू क्यों नहीं बताते कि जनता को इतना कर्ज जो है वो चुकाना है? सरकार कर्ज नहीं लेती है, कर्ज जनता लेती है, जनता के ऊपर चढ़ता है। सरकार कोई नहीं है, जनता के पैसे से ही कर्ज चुकाया जाता है। ठीक है, जवाब ले लेते अब हैं। आपको अगर आपको अपने पैसों से तेल खर्चना हो, फिर तो आप समझदारी करेंगे। जब पता है जनता का पैसा का तेल है, आपकी गाड़ियां, एस्कॉर्ट, हेलीकॉप्टर सब वापस आ गया। कौन सा एक मंत्री बताइए मेरे को जो नहीं घूम रहा सरकारी गाड़ियों के अंदर? सभी के सभी हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, कोई भी चिंता नहीं है। देश के नाम प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं ना, फ्रिजाइल 5 का जो सिचुएशन है उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है काफी बेहतर है। वैश्विक संकट तो आप मानेंगे सर, वैश्विक संकट तो है, और जो प्रधानमंत्री के दावे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ आधार तो है। जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट के रूप में देश आगे बढ़ रहा है, और पिछले क्वार्टर का भी उन्होंने आंकड़ा बताया कि 7.8% की ग्रोथ रेट हासिल की है भारत ने। 8 कितने फीसदी की हासिल की है? 7.8%। चलो 7.7 प्रोजेक्टेड, 7.8 जी। इस बात को भी स्वीकार नहीं करेंगे, डेटा को भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्ष में है ना, उनको तो जो है ये नकारना ही उनकी प्राथमिकता है। कटेसर में आता हूं, पंजड़ साहब। ग्रोथ के मैं बोल सकता हूं सर? जी बिल्कुल बोलिए सर। मैं कटेसर साहब आपके पास आता हूं, रिएक्शन आपसे लूंगा, जवाब आपसे लूंगा। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम में हिंदुस्तान बांग्लादेश से भी नीचे आ चुका है। ये आज की डेट की वास्तविकता है जी। अगर आपके जो आम लोग हैं ना, उन टॉप 1% और फिर टॉप 5% की बात ना कीजिए, जिनके पास ड्यूल सिटीजनशिप है, जो देश की नागरिकता छोड़ के बाहर भाग रहे हैं फिर देश का पैसा लेकर। आपकी इकोनॉमी तब स्ट्रांग गिनी जाएगी अगर आप बांग्लादेश से भी नीचे ऊपर कैपिटा इनकम में, और अगर आपके इंपोर्ट्स, आपके एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं, आपके इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, आपके ताइवान से, बांग्लादेश से, वियतनाम से 4-4, 5-5 गुना इंपोर्ट बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट जा नहीं रहा उतना। जी। चाइना और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 112.6 बिलियन डॉलर्स का है। आपका फॉरेन रिजर्व कितना जा रहा है अगर आप बाहर से इंपोर्ट करा रहे हो तो? बांग्लादेश से हमारा तक इंपोर्ट बढ़ गया है एक्सपोर्ट की जगह। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कटारे साहब से। ठीक है
खट्टर साहब, आपने आरोप सुने होंगे, कांग्रेस को भी सुना आपने, इनेलो को भी सुना आपने, और एनालिसिस के तौर पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष। खुद सैलजा को भी सुना आपने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सुना आपने। आपका जवाब चाहूँगा। सरकार में आप हैं, केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर तक क्या जवाब होगा? पहला रिएक्शन आपका। जी सौरभ जी नमस्कार जी। और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। जी। देखिए, आप पिछले 5 साल की स्टेटमेंट निकाल लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, वरिष्ठ नेता है हरियाणा के। जी। आप उनकी पिछले 5 साल की स्टेटमेंट का एनालिसिस कर लीजिए। उनकी स्टेटमेंट में जो आपने अभी सुनवाया, सिमिलर भाषा, सिमिलर लाइन, हर बार यही बोलते हैं कि किसानों को एमएसपी नहीं मिला, किसानों को लागत नहीं मिली, जबकि धरातल पे जनता इस बात का जवाब हर चुनाव में दे रही है कि किस तरीके से हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और उससे पहले मनोहर लाल जी की जो सरकार थी, उसमें किस तरीके से हरियाणा इकलौता प्रदेश है जो इतनी फसलों को एमएसपी पे खरीदता है, जो पूरे देश के अंदर रिकॉर्ड है जी। और एक एक दाना खरीदने का काम किया। भी गेहूं की फसल अभी अभी मंडियों में गई थी, कितने व्यवस्थित ढंग से, कितने तरीके से पूरी व्यवस्था बना करके और टाइम पे पैसा देने का काम किया। ये हालात हैं विपक्ष के नेताओं का। मैं समझता हूं कि उनकी राजनीतिक मजबूरी है, उनको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा जी। लेकिन इस बात में ये जिम्मेवारी नहीं बोलनी चाहिए कि वे भारत देश के नागरिक हैं। उनको इस संकट के समय एकजुटता का परिचय देते हुए, जिस तरीके से पहले के समय कांग्रेस की जब सत्ता रही, कांग्रेस के समय में भी संकट आए, युद्ध हुए देश के, और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोग कंधे से कंधा मिला करके सरकार के साथ खड़े रहे और कभी भी इस तरीके की बात नहीं करी। संकट वैश्विक है, इस बात को समझना चाहिए जी। सैलजा जी ने भी बयान दिया, तेल नहीं खरीद सकते। आज मैं जवाब देना चाहता हूं आपके जो इतना प्रमुख आपका चैनल है और हरियाणा में इतनी कवरेज है जी। 60 दिन का बफर स्टॉक रहता है देश के अंदर जी। और आज जो है 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं युद्ध शुरू हुए ईरान और अमेरिका और इजराइल का जी। और आप सबको पता है, बार बार चैनलों पे डिबेट हुई है कि हमारा कितने % इंपोर्ट है ऊर्जा का, तेल का, और कितने % हमारा प्रोडक्शन है। सबको इस वस्तु स्थिति का पता है जी। मैं चैनल पे जो है इन डेटा बता करके आपका समय व्यर्थ करूं, दर्शकों का समय व्यर्थ करूं, ये ठीक नहीं है। सबको अच्छी तरीके से पता है कि स्थिति क्या है, क्योंकि हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड है जी। लेकिन उसके बावजूद 60 दिन का बफर स्टॉक था और आज 90 दिन से ज्यादा हो गए। क्या हमारे किसी भी पेट्रोल पंप पे ये हो बता सकते हैं कि तेल खत्म हो गया या जनता को लाइन में लगना पड़ा? ये सरकार की दूरदर्शिता थी और मैनेजमेंट था कि एक जगह से दिक्कत आई है तो हमने दूसरे जगह से व्यवस्था करी है। आज कहीं पे भी कोई भी समस्या किसी तरीके की ऊर्जा संकट देश में किसी पेट्रोल पंप पर दिखाई नहीं दिया। हाँ, ये ठीक है कि युद्ध का नहीं पता चलता कि कितने दिन चल जाए। 1 महीने से प्रयास हो रहे हैं कि आज युद्ध बंद हो जाए, कल हो जाए, हमारे हाथ में नहीं है। क्या हिंदुस्तान उस युद्ध को रुकवा सकता है? क्योंकि हमारे बीच में यह युद्ध नहीं है, युद्ध रोकना उन्होंने है, हम लोग प्रयास कर सकते थे। लेकिन आज जो जियोपॉलिटिक्स है उसके हिसाब से ये पता नहीं कि कितना दिन लंबा चलेगा। इस परिस्थिति को देखते हुए हमारे नेताओं ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चलाया कि मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के ऊर्जा संकट के समय आप जो अपनी इच्छा से योगदान दे सकते हैं। कोई साइकिल पे चल के दे सकता है योगदान, चाहे वो 5 किलोमीटर चले, या कोई पूल कर करके साइकिल का या जो है गाड़ियों का पूल में बना करके वीकेंड पे जा करके इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप जो है किसी भी तरीके से ऊर्जा की बचत, चाहे सोलर पे ट्रांसफर होकर के, चाहे इलेक्ट्रिक पे ट्रांसफर होकर के, आप जो मदद जनता से हमने अपील की है और उसके रिजल्ट आएंगे। आप ये देखेंगे कि डेटा बताएगा। और मैं इन सभी प्रवक्ताओं जो अभी अभी जो बात करके गए सुरेश जी, मैं सबको 1 महीने के अंदर अंदर हम आपके चैनल पे बैठ के बताएंगे कि जनता ने क्या सहयोग किया। जनता आज इस सरकार की कि जो है कि पिछले 12 साल से लगातार कार्यकलापों को देख रही है और जिस तरीके से हर समस्या को
हम जो है मिशन के तौर पे लेके चलते हैं कि किस तरीके से समाधान किया जाए। जी आज सरकारी तौर पे हमने एक टारगेट रखा कि कम से कम हम 20% फ्यूल बचाएंगे, जो सरकारी फ्यूल होता है। जी। मैं समझता हूं कि सरकारी जो है वो बहुत कम वो होता है, मतलब सारी चीजें जो भी जी, जी। आज जो देश में खपत है उसके मुकाबले में सरकार की जो है ना कंजम्पशन तो बहुत नगण्य है। लेकिन उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें वो टारगेट लिया गया है, कोई खरीद नहीं होगी, नई व्हीकल्स की खरीद नहीं होगी, डीजल पेट्रोल की, ये आदेश दे दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश के अंदर पहले मुख्यमंत्री नायब जी हैं जिन्होंने इस तरीके की गाइडलाइन दी है कि हम जो है किस तरीके से वीआईपी काफिलों का खत्म करेंगे, कम कर देंगे। और कितनी बार विपक्ष ने देखा है कि चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़ वो जो है ट्रेन से जा रहे हैं। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज है उसको हम बढ़ावा दें। मैं समझता हूं कि धीरे धीरे चीजें होती हैं और जनता में नेताओं का काम, विपक्ष के नेताओं का भी और सत्ता पक्ष के नेताओं का भी यही काम होता है कि जनता को एक उदाहरण पेश करे। और जिस तरीके से सितंबर तक हरियाणा के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टी से निवेदन किया गया है कि आप अपनी रैली जुलूस ये ना करें, जो भी करना वर्चुअली करें और मीटिंगें वर्चुअल करें और प्रोत्साहित करें। देखिए इसमें कोई इस तरीके की लाइन तो नहीं खींची जा सकती, सरकारी स्तर पे उसकी परमिशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम राजनीतिक दलों से भी अपील करते हैं सहयोग की कि ऐसे संकट में हमने जैसे तैसे 90 दिन ये पास किए और आज तक कोई संकट नहीं है। अल्टरनेट रूट से जो है तेल आ रहा है देश के अंदर और कोई समस्या नहीं है, लेकिन युद्ध की आशंका और लंबा चलने की, इसके लिए आज हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि एकदम कुछ नहीं होता, हमें अभी से शुरू हो जाना चाहिए। अगले 2 महीने तक भी देश के अंदर कोई दिक्कत नहीं है फ्यूल की, लेकिन उसकी व्यवस्था तो देखनी पड़ेगी कि हम प्रोडक्शन जो है किस तरीके से अपनी बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से अपना कंजम्पशन जो फ्यूल कंजम्पशन है गाड़ियों का वो हम कम कर सकते हैं। इस बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इन्होंने साथियों ने जो है पता नहीं कहां की जो है डिस्कशन, या कोविड के टाइम का डिस्कशन कर लिया। पूरा देश और दुनिया मान रहा है कि कोविड में मैनेजमेंट सरकार का क्या था। पूरी दुनिया में हमने जो है ना इंजेक्शन बना करके भेजे हैं और पूरी दुनिया एहसानमंद है। आप ये बात कर रहे हैं कि हम पड़ोसी देशों को क्यों फ्यूल दे रहे हैं, पड़ोसी देशों की क्यों मदद कर रहे हैं। ये जो है जो जिम्मेवार जो एक सरकार होती है वो अपने पड़ोसियों के साथ संकट के समय किस तरीके का व्यवहार करते हैं वो चीजें कोर्ट की जाती है रिलेशनशिप में, कि संकट के समय किस तरीके का व्यवहार हमारा रहा है। हमें अपने पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे रखने होते हैं। तो वो जो मदद बढ़ती है वो मानवीय स्तर की जो मदद होती है वो करनी चाहिए और वो करते रहना चाहिए। और वो किसी की भी सरकार हो, अपने पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की हमेशा कोशिश होनी चाहिए। और वही बात है। और इस तरीके से टीवी के ऊपर अपने नंबर बनाने के लिए हम कुछ भी अनर्गल बातें कर ले या कोई भी बात कह के चले जाए, मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता। अपने वक्तव्य में साथी प्रवक्ताओं को ध्यान रखना चाहिए कि देश में ये हमारे देश का संकट नहीं है खाली, ये पूरी दुनिया का संकट है। आज पूरी दुनिया जो है बहुत छोटी हो गई है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। एक किसी भी देश के अंदर कोई चीज होता है, कोई बात होती है, उसका असर दूसरे देश पे आता है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। हमें जो है ऊर्जा के अल्टरनेट स्रोत जो है, आज आप सोलर की बात देखिए, आज हरियाणा के अंदर कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है सरकारी बिल्डिंग जिसके ऊपर सोलर नहीं लगा है। और हमने टारगेट रखा है कि किसी भी बिल्डिंग को हम छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरीके से सब्सिडी सरकार दे रही है आम नागरिकों को, आज आप रोड के ऊपर चलते हुए 10 साल पहले देखा था कि किस तरीके का कहां सोलर दिखाई देता है। 10 साल के अंदर अंदर सरकार ने सब्सिडी दे करके एक एक घर के ऊपर सोलर लगाने का काम किया है। तो ये क्या है। और आज आप देखिए, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी यहां से लेकर के आप मुंबई तक चले जाएं, आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो इन बातों का स्वागत होना चाहिए और लोगों से अपील करनी चाहिए कि आप इलेक्ट्रिक पर रिलाय करें। इलेक्ट्रिक से लोग थोड़ा बहुत डरते हैं, उसके ऊपर डरने की जरूरत नहीं है, टेस्टिंग चीजें हैं। आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जाइए और मैं समझता हूं कि इससे समाधान होगा। और जो छोटी दूरी, मान लीजिए शहर के अंदर आपको मार्केट जाना है, शहर के अंदर आपको 2 किलोमीटर जाना है, उसके लिए हमें साइकिल लेनी चाहिए। साइकिल से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपकी सारी बीमारियां भी दूर भागेंगी। और आप ये साइकिल चला करके, साइकिल का हर पेडल मार करके आप देश का सहयोग करेंगे। मैं ऐसा मेरा मानना है। तो इस अपील को, प्रधानमंत्री जी की अपील को, जिस तरीके से हमने जो है ग्रोथ बनाई हुई है संकट के समय भी,
7.8% हमारी ग्रोथ आई है। उस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए जनता के सहयोग की जरूरत है और यही समय है। जो देश इस संकट के समय एकजुट होकर के निकल जाएगा, वही देश आने वाले समय में दुनिया के ऊपर राज करेगा। मैं समझता हूं ये संकट का समय एक एक भारतीय नागरिक को कंधे से कंधा मिला करके और माननीय नरेंद्र मोदी जी का सहयोग और समर्थन करना चाहिए। और हमें राजनीतिक समर्थन नहीं मांग रहे आपसे कि आप जो है हमें नेता मानना, आप हमें नेता ना मानो, हमारे लीडरों को ना मानो विपक्ष, लेकिन जब देश की बात हो तो देश के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। ऐसी अपील मैं सुरेश जी से और अपने पंजेटा साथी से करूंगा। तो मेरा ये मानना कि हम यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं बैठे, संकट के समय एकजुटता का परिचय। सुरेश जी, संकट के समय में कांग्रेस क्या साथ नहीं है सरकार के? जो आरोप आप लगा रहे हैं, हमने आपके वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सुना, कुमारी सैलजा को भी सुना, आपका जवाब मैं चाहूंगा। कटारिया साहब को आपने सुना होगा। सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष की जनता ने जब जब संकट आया जिम्मेदारी खुद संभाली है। सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए। पहले क्या था कि जनता वोट देकर सरकार बनाती थी, अब ये वोट तो ईवीएम या मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करके मैनेजमेंट या व्यवस्था करके खुद कर लेते हैं प्रबंध। सर उधर नहीं जाते, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, बहुत ज्यादा डेविएट ना करें डिबेट को। बोल रहा हूँ जी जी, मैंने जो सवाल पूछा, क्या इस समय में आप साथ हैं या नहीं हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, जब संकट आता है तो ये हाथ खड़े कर देते हैं कि सरकार सक्षम है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, अपनी रक्षा खुद करे। ये पिछले 12 साल में यही चलता आ रहा है जी। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि संकट का आप सुरेश जी, सरकार ने कब कहा कि सरकार की जिम्मेवारी नहीं? सरकार ने हमेशा जिम्मेवारी अपने कंधों पे ली है और जिम्मेवारी से हम नहीं भाग रहे। विपक्ष अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। मैं पूरी शिद्दत से कह रहा हूं कि विपक्ष जिम्मेदारी सरकार, ठीक है, कटारे साहब मैं आ रहा हूं, कटारे साहब मैं आ रहा हूं, ठीक है। रोड साहब सरकार जिम्मेदारी ले रही है। देखिए, कभी भी हम घर में बड़े होते हैं ना, घर का बड़ा जो मुखिया जिसे हम कहते हैं, अगर वो कुछ कदम बच्चों से उठाने को कहता है तो पहले वो खुद उठाता है। प्रधानमंत्री ने खुद अपने काफिले में कटौती की है, मुख्यमंत्री खुद काफिले में कटौती कर रहे हैं, 15 गाड़ियों से 4 गाड़ियां कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ही होगा ना सर। नहीं, आप सुनिए तो सही, आप विषय से भटक के हम चर्चा कर रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका से आप लाल आंख दिखाइए ना। आप 18% की टैरिफ के ऊपर आप इंडियन को बाध्य कर रहे हो कि अमेरिका का हम घटिया प्रोडक्ट खरीदें, और हमारे प्रोडक्ट जो यहाँ पर किसानों के लिए, चाहे बीज है चाहे और सुविधाएं थी, हमारे यहाँ पर सब्जी हो, फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट हो, वो सब ना के बराबर कर दिया आपने जी। आप पे ऐसा कौन सा इंटरनेशनल लेवल का दबाव है ट्रंप साहब का कि आप अमेरिका के घटिया सामग्री को और वहां की उनके प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ जो 18% है, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कोई नहीं। तो संकट में तो देश को आप लेके आ रहे हो ना, देश को और देशवासियों को। यह कोई प्राकृतिक संकट थोड़ी है, कोई बाढ़ आई हो, कोई सूखा पड़ा हो किसी प्रदेश में, तो कांग्रेस पार्टी इनसे आगे बढ़कर काम करती है। कोरोना का जिक्र हुआ था, मेरे साथी ने जिक्र किया, मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि हमने कोरोना में बड़ा अच्छा प्रबंधन किया। कोरोना में जो नई दिल्ली यानी राजधानी में बाहर की एम्बेसी है ना, तो उनमें राहुल गांधी जी की इंडियन यूथ कांग्रेस सिलेंडर दे के आई है, और ये ट्वीट किया किसी एम्बेसी ने कि धन्यवाद आईवाईसी के युवाओं का कि हमारे को उन्होंने भारत सरकार और दिल्ली सरकार की बजाय सिलेंडर मुहैया कराया, और बाद में उस ट्वीट को डिलीट करने की कोशिश की गई। एक बात और आई, एक सेकंड की बात है, बस एक सेकंड की बात है, एक बात और कही गई, ये संकट संकट नहीं है। आप कह रहे हो कि आप बांग्लादेश नेपाल को तेल इसलिए दे रहे हो कि वो अपने पड़ोसियों में वो संकट में है। क्या नेपाल में बांग्लादेश में युद्ध हो रहा है? किसने कहा आपको संकट में है? आप बिना मतलब की बात कर रहे हो, कोई तथ्य नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। आप सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की असफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की बेतुकी बात करते हो। इस समय डंके की चोट पर कांग्रेस पार्टी यह दावा करती है कि अगर प्रधानमंत्री अमेरिका से अपने देश के हितों के लिए कोई स्टेप उठाते हैं, कोई कदम आगे बढ़ाते हैं, क्रॉस बॉर्डर पॉलिसी, सुनिए आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन अगर आप घुटने टेकोगे तो आपसे सवाल भी पूछा जाएगा
क्योंकि नहीं, विपक्ष सवाल के सवाल तौर पर सरकार से हमारी- बिल्कुल करेंगे, हमारी जिम्मेदारी समाधान है, सरकार के हमारा पास ही है। दायित्व। सुरेश जी बिल्कुल सही बात है, सवाल हम सरकार से ही करेंगे और जवाब भी सरकार को ही देना होगा, क्योंकि सत्ता में वो हैं, जनता ने चुना है, प्रतिनिधि हैं जनता के, बिल्कुल, बिल्कुल, और ये समाधान भी दायित्व वही निभा रहे हैं, निकालेंगे। आप जो राजनीति नहीं कर रहे। आपकी सरकार थी तो आप से सवाल भी किया जाता था, आपको मौका भी दिया बिल्कुल। जाता था। अब कटारिया साहब की सरकार है तो कटारिया साहब से भी सवाल करेंगे, ऐसा नहीं है, कर ही रहे हैं। पंजेटा साहब, क्या भारत की स्थिति और देशों की तुलना में बेहतर नहीं मानते? मिडिल ईस्ट में जब से संकट हुआ है, अमेरिका में महंगाई बढ़ी हुई है, आंकड़ों की अगर हम बात करें या फिर आंकड़ों से हटकर हम बात करें, उसको भी अगर हम साथ लेकर बात करें, तो क्या नहीं लगता भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मौजूदा स्थिति में? हरियाणा भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जीएसडीपी हरियाणा की बेहतरीन हुई है, बजट भी इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अच्छा रखा हरियाणा के लिए। देखिए, हरियाणा के ऊपर जहां तक आप बजट की बात कर रहे हो, तो हरियाणा के ऊपर 4 से 5 लाख करोड़ का कर्ज है। दूसरा, अगर आप इन फिगर्स पे जाएं तो आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए जी। कि हमारी जो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था थी वो लुढ़क के 7वें नंबर पर आ चुकी है। जो आपने वैश्विक संकट के बारे में जानकारी दी, आपकी स्टॉक एक्सचेंज चौथे के बाद 5वें, 5वें के बाद छठे, छठे के बाद 7वें नंबर पे आ चुकी है। ताइवान ने अभी आपको ओवरटेक किया। अगर आप वैश्विक, आपने अब सीधी बात करी तो वैश्विक की बात करेंगे फिर हम। जी। उन आंकड़ों को कैसे झुठला सकते हो आप? आपने पिछले दिनों के अंदर 34 और 37-38 रुपए के आसपास रेट बढ़ाए पेट्रोल डीजल के, और पिछले 15-16 दिनों के अंदर जी 33 रुपए से लेके 34 रुपए पाकिस्तान में तेल सस्ता हो गया। फिर आप वैश्विक की बात करें तो वैश्विक करेंगे। नेपाल में 12 रुपए घट गया। पंजेटा जी, उसके आज भी बाद- इंडियन रुपीज में उसके कंपैरिजन बाद- करेंगे तो उसके हिंदुस्तान बाद- में रेट सस्ता है। उसके बाद अभी बात कर रहे थे, हमारे फॉरेन रिलेशंस के बारे में बात हो रही थी। आपने बड़ा लंबा समय रोड साहब को दिया, जी। उससे आधा समय लूंगा बस। आपको भी दे रहा हूं सर, आपको भी दे रहा हूं। उससे नहीं, चलो उतना ही दे दो। थैंक यू सो मच। जी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कौन सा ऐसा देश था जो हमारे साथ खड़ा हुआ था? आप कह रहे हो अपने देश का जो किसान, जो आपके देश का सैनिकों का और आपका और मेरा पेट भरेगा, वो खाद 50% कम यूज करे, और हम 80,000 टन खाद जो है वो नेपाल को दे दिया हमने। मतलब अपने को कटौती करो, दूसरे का पेट भरो, ये कहाँ का वो है? आपको मैं बताता हूं, हम ऐसे दिनों के लिए हमसे ये हमारे दिमाग में डाला था कि कल को कभी वैश्विक संकट आ गया तो आप हर रोज, हर दिन जो है, हम आपसे 4 या 5 या 6 गुना जो है जी। वो हम आपसे तेल के पैसे वसूल करेंगे। 2013 के अंदर क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल $109 प्रति बैरल था, पेट्रोल 63 रुपए था। आज पीछे जो थोड़ा सस्ता होने के बाद कह रहा हूँ, वो 102, 105, 102 नहीं कह रहा जी। 98 पे भी आ गया था अभी पीछे, और $45 तक भी गया। उसके बाद 25 कोरोना काल में $25 प्रति बैरल भी गया। हम इतना, और फिर भी तेल के दाम नहीं कम हुए, हमसे 5 गुना वसूला जा रहा था। जी। 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। जिस पेट्रोल के ऊपर कुछ पैसे 2-3 रुपए होती थी, वो 30-30 रुपए, 33-33 रुपए एक्साइज ड्यूटी, वैट अलग, स्टेट का अलग। लेकिन इस बार तो कम कर दी ना सरकार ने सर। एक मिनट सर, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, फिर आप श्योर क्वेश्चन एक के बाद एक। बिल्कुल। हाँ, मेरा फ्लो मत तोड़िए, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। जनता तक जाने दो ना। हाँ। जनता की हर रोज 12 साल जेब कटी, वो इसी वजह से कटी कि कल को हमें ये बताया गया कि वैश्विक संकट आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप हमारा कभी कम नहीं करते गए। आपको भूटान के पेट्रोल का रेट बताऊं, 60 रुपए 37 पैसे और डीजल 63 रुपए 19 पैसे रेट है, और भूटान हमसे तेल लेता है जी। सारा इंडियन ऑयल का तेल जाता है वहां पर। 57 लाख करोड़ रुपया आम जनता की जेब काट के कमाया है टैक्सेस के जरिए। 41% अभी अखबार में न्यूज थी, फ्रंट पेज की, कंपनीज ने 41% जंप दिखाया तेल कंपनियों ने, जो झूठा वो कर रहे थे। एकदम चिंता हुई। देश का पेट्रोलियम मिनिस्टर चिंता कंपनियों की कर रहा है। वो देश का पेट्रोलियम मिनिस्टर ये क्यों नहीं बोला हमें $25 भी आ रहा है, 45 भी आ रहा है, चलो आपको सस्ता दे देता हूं, मेरी प्यारी जनता की जेब क्यों काटूं? तब उसे चिंता नहीं हुई, तब उसे मुनाफे दिख रहे थे, और आज उसको है कि तेल कंपनियों को घाटा हो गया। उसके बाद आंकड़ों की बात करनी है अगर आपको, तो आंकड़ों की बात मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको अपने देश में कटौती करनी है तो आपके पास वो 1,80,000 टन केवल बांग्लादेश का बताया था, 36,000 टन के आसपास, मेट्रिक टन के आसपास नेपाल का, ऐसी सारा का सारा भूटान का,
और अगर ये वैश्विक संकट है, तो चलो माना वैश्विक संकट है, तो आप मुझे बताइए कि रशिया का रूबल 5.1% में स्ट्रांग हुआ है डॉलर के मुकाबले, ब्राजील का रियाल 2.8% और चाइना का युआन जो सारा तेल ईरान से लेता है वो भी 0.8% डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हुआ है। और पूरे एशिया की सारी, इवन पाकिस्तान, उससे भी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी आज हिंदुस्तान की है। पाकिस्तान का रुपया भी डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हुआ है। और हमारा कितने % गिरा है, ये अखबारों की सुर्खियां हैं। अब आपको लेटेस्ट खबर बताता हूं, जो अभी इस यूएस की बात हो रही थी, हमारे जहाज पे आपको पता है 2 सैनिक अटैक कर दिया और हमारे 2 सैनिक, सैनिक कह रहा हूं, सेलर्स, 2 सेलर्स की डेथ हो गई और उनको रेस्क्यू पता है किसने किया है? ओमान ने। उनको मरता छोड़ दिया जहाज को डूबने के लिए, कोई रेस्क्यू नहीं। और आप उसको दोस्त बताते हो, उसके प्रेशर में सारा काम करते हो। वो तेल कहेगा वेनेजुएला से लोगे, जो कि हमारा ईरान हमें पीछे भी ऑफर करके हटा, आपको पता है 5 हफ्ता पहले, कि हमसे तेल ले लो, हम तेल देने को तैयार हैं, हम आपको 12 से 15 सस्ता फ्री ट्रांसपोर्टेशन, अभी हमारे को 25 से 30 गुना तो ट्रांसपोर्टेशन पड़ रही है। इंश्योरेंस वो फ्री दे रहा था, हमें इंश्योरेंस के 15-20% देने हैं, इंडियन रुपीज में दे रहा था, यहाँ फॉरेन एक्सचेंज डॉलर में लेना पड़ेगा। 60 दिन का क्रेडिट नहीं, 1 मिनट, अभी हमारे को रशिया ने भी गैस ऑफर की है, हमने रशिया को नेचुरल गैस LNG वो भी हमने आप जो एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को राहत सरकार ने दी, लेकिन एक्साइज ड्यूटी भी कम की। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक्साइज ड्यूटी भी कम की तो आम जनता को भी राहत की कोशिश की है। वैश्विक के ऊपर मेरी आप बात सुनो, जनता का पैसा बचेगा, देश का फॉरेन रिजर्व बचेगा। अभी आपको रशिया नेचुरल गैस, अभी आपको ईरान अपना फ्यूल, जिसकी डिस्टिलेशन रिफाइनरिंग की कॉस्ट बहुत लो है, उसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम है, वो स्लगिश नहीं है। वेनेजुएला का तो बहुत गंदा तेल है, उसको तो कोई रिफाइनरी नहीं है दुनिया की, रिलायंस को भी चेंज्स करनी पड़ रही है उसको प्योरीफाई करने के लिए। उसमें से तो आप बड़ी मुश्किल से फर्टिलाइजर कुछ निकालोगे तो एविएशन फ्यूल, डीजल, ब्यूटामिन, ये सब चीजों को इतना वो स्लगिश और गाढ़ा और गंदा किस्म का तेल है, और वो हमें जबरदस्ती चेप रहे हैं, और वो हमें 15-20 गुना नहीं 25 गुना महंगा पड़ रहा है। 25 गुना महंगा। आप देखिए कैसे जनता की खाल उतारी जा रही है। आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे, आप वैश्विक 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 वैश्विक। अभी आपको रियल टाइम अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये जो फोर्ब्स है या IMF है, ये जब हमारे कैलकुलेट करती हैं, ये हमारे को ग्रुप D की रेटिंग में रखती हैं, हमारे डेटा को भी इसको सही नहीं मानती हैं, हमारे एनालिसिस को सही नहीं मानती हैं, हमारे मेथड को सही नहीं मानती हैं। इस ग्रोथ रेट के, आप ग्रोथ रेट के चक्करों में पड़ रहे हो। ग्रोथ कर्ज का भी निकालो, उस रेशियो को भी निकालो। और क्या, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे एक चीज बता दीजिए जिसके दाम घटे हो, एक वस्तु केवल। ठीक है, ठीक है, हर वस्तु को, क्योंकि मुझे पता है आपका भी कि आप अपनी खरीदारी खुद करते हैं। ये सरकारी लोगों के चक्करों में मत जाइए, इनका सब कुछ मुफ्त है, ये सब जनता को लूट के खा रहे हैं। ठीक है, आप, सर मैं आपसे पूछता हूं, जब आप अपना खुद बजट से कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, क्या एक चीज फ्यूल का इफेक्ट तो सब पर पड़ेगा ना सर, आप पर भी पड़ेगा, कॉमन आदमी पर भी पड़ेगा, सब पर पड़ेगा ना सर। फ्यूल के जब दाम बढ़ेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसका असर तो वैश्विक तौर पर ही पड़ेगा ना। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि एक कोई प्रोडक्ट होता है वो वहां प्रोड्यूस होने के बाद वहां कंज्यूम नहीं होता सर, वो चीज समझनी होगी कहीं ना कहीं। मालकानी साहब, अब मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या ये कहा जाए कि सरकार एहतियाती कदम उठा रही है, अगर आरोप प्रत्यारोप से हम बचें और बचने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि भाई देश पहले है, राष्ट्र प्रथम है, जो प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं। आपदा में अवसर न ढूंढें और हम ये कोशिश करें, चलिए जो बातें हैं वो अपनी बातें विपक्ष को भी रखनी चाहिए, जिससे कि सरकार बेहतर तरीके से काम कर सके, और कर भी रही है, योजनाएं भी ला रही है और जो कटौतियां हैं वो भी कर रही है। लेकिन क्या ये माना जाए कि एक एहतियाती कदम इसे कहा जाएगा और सरकार उसके लिए लगातार तैयार भी है, और हमारे पास पूरी आपूर्ति भी? प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं, वित्त मंत्री खुद इस बात का तस्दीक कर चुके हैं कि राज्यों को मिलकर साथ करना होगा काम। देखो, देश में जो संकट है वो हमारा पैदा किया हुआ नहीं है। ये जो वैश्विक संकट है ये चला है, और ये हम ना इस हमने शुरू किया ना हम खत्म कर सकते हैं, और कितना लंबा चलेगा इसका भी अंदाजा नहीं। इसलिए हमें अनुशासन से रहकर जो है काम करना होगा, और देश में जो फ्यूल की बचत करनी होगी, और वैकल्पिक जो उपाय हैं वो ढूंढने होंगे, चाहे सौर ऊर्जा है, चाहे दूसरी ऊर्जा है, चाहे हमें लकड़ी या दूसरे ईंधन का प्रयोग करना हो, तो इस प्रकार
प्रकार की इलेक्ट्रिकल का प्रयोग करना, उस तरह चलना होगा। और विपक्ष को इसमें साथ होने देना चाहिए। जहां तक हमारे पड़ोसी देशों को सप्लाई का सवाल है, अगर उनमें सस्ता जा रहा है तो हम सोच सकते हैं, उसकी सप्लाई पे भी सोच सकते हैं, और विदेश नीति पर भी हम विचार कर सकते हैं। अगर विदेश नीति में कोई कमी है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। अगर हम पे संकट है और हम संकट के समय भी उनको सस्ता तेल दे रहे हैं, हाँ यहाँ महंगा है, तो उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी कर सकते हैं और उनके सप्लाई में कुछ कमी कर सकते हैं। इस प्रकार भी देश पे जो बोझ पड़ता है उसको कम किया जा सकता है, और इस प्रकार सरकारी जो खर्चे हैं उसको कम किया जा सकता है। जैसे अब गाड़ियों का खर्चा है, मीटिंगों का खर्चा है, हरियाणा में लिया गया ये फैसला हो रहे हैं उनको खर्चा को कम किया जा रहा है, तो इस प्रकार कम करना चाहिए। तो जो विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए, और जो सार्थक साधन है उनका और सार्थक सुझाव देना चाहिए, और सरकार को जो सुझाव सही हो उन्हें मानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और अपनी विदेश नीति पर अगर कुछ है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मलकानिया साहब, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो क्रॉस बॉर्डर। पंजट साहब ठीक है, मैंने पर्याप्त समय आपको भी दे दिया, रोड साहब को भी दे दिया। कटारिया साहब सरकार में है, शासन में है, उनसे जवाब दे लेते हैं बस। हाँ कोई बात नहीं, 10 एक सवाल उनके साथ भी है ना, वो उनको मलकानिया जी को भी करिएगा 5 सेकंड्स में, समय थोड़ा कम है, 2 to 3 सेकंड। 10 सेकंड बोल रहा हूँ। ये बोल रहे थे कि विपक्ष को साथ देना चाहिए, 2 बारी बोल दिया। सार्थक सुझाव, विपक्ष को साथ देना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, 10 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े थे, रविशंकर प्रसाद जी साइकिल के ऊपर उतर आए थे, अनिल विज जी, सुभाष बराला जी कपड़े उतार कर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया करते थे, ठीक है। ओपी धनखड़ जी भी थे। इकोनॉमी भी तो बढ़ रही है वैश्विक स्थिति पर, डेवलपमेंट भी तो हो रहे हैं देश के अंदर, ठीक है रजत जी, ठीक है। कटारिया साहब ठीक है, समय थोड़ा कम है पंजट साहब, ठीक है। कटारिया साहब, अब आगे का विजन क्या होगा? लगातार सरकार तो काम कर रही है, सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, आगे का विजन शॉर्ट में बताइएगा, समय थोड़ा। हेलो, हाँ कटारिया साहब आवाज आ रही है। देखिए, विपक्ष ने का तो काम यही है कि जो है इस तरीके की बात करने का, जो नेगेटिव चीजें हैं कि भाई सरकार को इस समय जो सहयोग की अपेक्षा है वो नहीं करना ही नहीं है इन्होंने, और ना करेंगे, चाहे सिचुएशन और भी खराब हो जाए, जब भी नहीं करेंगे। लेकिन हम ये मानते हैं जिम्मेवारी है ना आपकी, जिम्मेवारी कौन तय करेगा? हाँ, आपके पास अपना पेट्रोल पंप है, आप चलोगे। पंजट साहब लेट हिम कंप्लीट। आपदा के अंदर जो है अवसर ढूंढने ही चाहिए, और हमने पहले भी दिखाया है, कोरोना काल में भी दिखाया, और अब फिर जो इस तरीके का जो संकट है, या भूतपूर्व संकट है, इससे पहले मुझे नहीं लगता कि पहले इस तरीके का ऊर्जा संकट कभी दुनिया की ने देखा है। और हम जो है इस संकट से उभरेंगे, सब मिलकर जब काम करेंगे तो जरूर कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। और अच्छा रास्ता यही है कि हम अपनी जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, हमें जो अपना खर्च करना पड़ता है, तो हमें अपनी डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए, और वो करने में हम कामयाब हैं। हम बहुत जल्दी से, बहुत स्पीड से सोलर पे और इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो रहे हैं, और हम अपने खर्चों में भी कमी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। ठीक है कटारिया साहब, समय थोड़ा कम है, मुझे रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इंडिया न्यूज पर आकर समय देने के लिए। तो सियासत जरूर जारी है, संकट भी भारी है, समाधान कैसे निकले? समाधान निकलेगा सरकार के साथ मिलकर, सरकार के साथ कदम ताल कर सरकार के फैसलों में कहीं ना कहीं प्रमुखता से भागीदारी देकर। उम्मीद यही करेंगे कि हरियाणा सरकार जो फैसले ले रही है, फिर केंद्र सरकार जो फैसले ले रही है, उस पर भरोसा जताया जाए, क्योंकि सत्ता में सरकार है, समाधान सरकार ही निकालेगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।